रही प्रॉपर्टी। Then next property, second property AC थी कि if we interchange any two rows or any two columns of a determinant, then the value of determinant changes in sign only. Determinant के कोई भी दो rows या दो column को जब हम interchange करेंगे तो उस समय जहाँ फर्क आएगा उसका वो सिर्फ sign में आएगा। ये second property। Third property ये थी कि if any two rows or any two columns of a determinant are identical or same, then the value of determinant is 0. जब भी कोई डिटरमिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स अगर से आइडेंटिकल या सेम रहते हैं तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी? द वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने देखे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर और सम कांस्टेंट, then the value of new determinant is constant times or k times the value of original determinant। यानी कोई भी डिटरमिनेंट के एक आधी रो या एक आधी कॉलम के हर एलिमेंट को एक नंबर से मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो उस समय जो आने वाला डिटरमिनेंट है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो उतने टाइम्स उसकी वैल्यू रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट ये बने, डिटरमिनेंट की वैल्यू आगे समझो फॉर एग्जांपल 6, और अपन ने नए डिटरमिनेंट d डैश में r2 के हर एलिमेंट को अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो 100% जब हम d डैश को सॉल्व करेंगे तो d डैश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 18 मतलब 3 से मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब इसका 3 टाइम्स। जो पहला डिटरमिनेंट था उसका कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। क्यों 3 टाइम्स? क्योंकि दोनों किससे मल्टीप्लाई करे थे? 3 से। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम्स वो आना चाहिए। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम डिटरमिनेंट का अगर से सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है then the determinant is expressed as the sum of two determinants। इसका ज्यादातर उल्टा यूज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कभी ऐसा आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड देन 3 4 5 लाइक दैट, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी ऐसी आ गई कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड देन यहाँ पे 2 0 1 ऐसा आ गया। तो इस टाइम पे प्रॉपर्टी 5 का यूज होगा। ये प्रॉपर्टी 5 इट इज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। तो हम ये सम ऑफ टू डिटरमिनेंट को एक डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे इसका r1 इसका r2 और इसका r1 और इसका r2 दोनों का क्या है? सेम है। तो सेम रहने की वजह से इसको हम पहले क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 एंड देन 4 5 6 और उसके बाद जो डिफरेंट एलिमेंट उनकी डिफरेंट एलिमेंट की एडिशन। जैसे कि यहाँ पे 3 + 2 कितना आ गया? 1, then 4 + 0 कितना आ गया? 4, then 5 + 1 that is equal to 6। तो जनरली पांचों प्रॉपर्टी का कन्वर्स मतलब उल्टे में यूज होगा कि कोई भी दो डिटरमिनेंट अगर से है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? सम ऑफ डिटरमिनेंट का एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो डिटरमिनेंट के कोई भी दो रोज या दो कॉलम सेम होना चाहिए। जो रो और कॉलम डिफरेंट रहेगी उसके अपन क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। उसी प्रकार से अगर से एक आधे डिटरमिनेंट में नंबर अगर से बड़ा है तो उसको भी अपन स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज है पांचवी प्रॉपर्टी का। कल जो देखे अपन ने लास्ट चीज 6 प्रॉपर्टी थोड़े में बताया शॉर्टकट, तो अपन दो दिन से ये देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये डिटरमिनेंट का। 6 प्रॉपर्टी में हमने देखे यहाँ पर कि एकाधिक डिटरमिनेंट पहले इंग्लिश में if each element of any row or column is multiplied by some number and this product is added to the corresponding row or column of a determinant, then the new determinant or the value of new determinant is not changed, मतलब as it is आएगा। वो अगर से 6 था तो ये भी कितना आएगा? d dash भी कितना आएगा? 6। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी? ये ना ये प्रॉपर्टी में क्या बताया था अपन ने? ये खाली डिटरमिनेंट की वैल्यू समझो 6 है। अब एक खाली डिटरमिनेंट जो वैल्यू है समझो फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट की दिस पार्ट जनरली ले रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 0 1 2 जनरली इसकी वैल्यू 6 नहीं होगा जनरल समझो तो अपन कल डिटेल में देखने वाला है। तो अब यहाँ पे समझो अपन ने r2 को मल्टीप्लाई करे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा? 8 देन 10 देन 12। इसका प्रोडक्ट अपने दिल पे है, r1 में ऐड कर सकते हैं या फिर r3 में। ऐड करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा उसको सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू और जो पहले डिटरमिनेंट था दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। मतलब कैसा? समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे r2 का अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
R2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और अपन ने ऐसे डिसाइड करें कि R3 में ऐड करने का है, तो इसका मतलब चेंज 1 2 3 4 5 6 एज इट इज। अब चेंज करेंगे R3 में मल्टीप्लाई करके, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R3 में ऐड करेंगे। कैसा देखो, 4 2 का 8, 8 plus 0 you got an 8, then 2 into 5 10, 10 plus 1 that is equal to 11, 2 into 6 12, 12 plus 2 that is equal to 40। अब अगर से डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये जो अगर से इसकी वैल्यू अगर से फॉर एग्जांपल 6 आती है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आएगी। ये कल की छठी प्रॉपर्टी है। ये छठी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिटरमिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम को एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कोई भी एक रो में, आपके दिल पे R3 में रखो या फिर R1 में रखो, कोई भी एक रो में अगर से अपन ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसको अगर से सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं। पहला अगर से 6 है तो ये भी कितना आएगा आपका 6। दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ दैट वन। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट। सो नाउ वी प्रोसीड दैट वन। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म इज द मेन डायगोनल। पहले है सातवीं प्रॉपर्टी के लिए अपने को ये समझना जरूरी है, मेन डायगोनल ऑफ डिटरमिनेंट किसको बोलेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। तो मेन डायगोनल किसको बोलेंगे, ये देखो एक डिटरमिनेंट है d इज इक्वल टू दिस इज डिटरमिनेंट यहां पर, तो ये है a11, ये है a12, a13, a21, a22, a23, ये कितना है a31, a32, a33। सो व्हाट हैपेंस नाउ, यहां पे जो पहला है दिस वन, ये सबको मालूम है, इट डिनोट्स द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट डिनोट्स द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट डिनोट्स द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब क्या, ये पोजीशन कहां पे, इसका R2 में है, कॉलम कौन सी है 1 है, इसके 2 1, 2 2 का मतलब क्या, कहां पे प्रेजेंट है, रो दूसरी और कॉलम दूसरी। 2 3 का मतलब कहां प्रेजेंट है, R2 और कॉलम 3। ये देखो पहला हमेशा रो डिनोट करता है और दूसरा हमेशा कॉलम, मतलब ये एलिमेंट दूसरी रो में प्रेजेंट है। ये देखो ये है R1, ये R2 और ये R3। these are said to be the rows and these are said to be the columns C1 C2 and then C3 is there। तो सबकी पोजीशन फिक्स है। A31 का मतलब क्या है, ये एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, डिटरमिनेंट के तीसरे रो में और उसके पहले कॉलम में, इसके A31 ये एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, डिटरमिनेंट के तीसरी रो में और दूसरे कॉलम में, और ये कहां प्रेजेंट है, तीसरे रो में और तीसरे कॉलम। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या, इनकी जो है ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये एलिमेंट्स, दिस वन ये है मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। मतलब ये इनके ये एलिमेंट्स A11, A22 और A33, these three elements, इसमें जो तीन एलिमेंट है A33, these are said to be the main diagonal elements of that one। अब ये डायगोनल्स क्यों बोले, तो आपने को मालूम है कि कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दिस वन ये भी डायगोनल रहता और ये भी डायगोनल रहता है ना। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा कि ये भी डायगोनल और ये भी डायगोनल। डायगोनल सिर्फ कौन से, A11, A22, A33। मतलब शॉर्ट में अगर से देखेंगे ना तो अपन एलिमेंट्स कैसे लेते हैं, AIJ के फॉर्म में, है ना। AIJ मतलब I means row, J means column, है ना। जैसे यहाँ पे A11 का मतलब क्या, 1 रो 1 कॉलम ऐसा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या, कौन सा डायगोनल बनेगा, AIJ में अगर से I is equal to J है तो ये एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे अपन, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। देखो कैसा, यहाँ पे देखो 1 1 जितना I उतना J, रो और कॉलम सेम, तो ये होगा डायगोनल, मेन डायगोनल का एलिमेंट। मेन डायगोनल या फिर इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, दोनों का मीनिंग सेम है, मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। देखो 2 2 मतलब I is equal to J, 3 3 इससे क्या I is equal to J। तो जो एलिमेंट I is equal to J की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो है उसके मेन डायगोनल या फिर उसी को बोलेंगे अपन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखो ये होता क्या है, 1 3 I not equal to J, सिर्फ इसमें एक है I is equal to J, यहाँ पे भी I not equal to J, इस कारण से ये डायगोनल नहीं है। This is not, these are the not the main diagonal or principal diagonal because it does not satisfy the condition I is equal to J। So those elements which satisfy the condition I is equal to J,
then these elements are said to be the main diagonal of a determinant. तो यहाँ पे दो ये 1 1 2 2 और 3 3 this one 1 minute. Okay, so how many elements are there? This one A11 A22 A33. These elements are said to be the main diagonal or principal diagonal elements of a determinant. तो ये कंडीशन है. सबसे पहले ये समझ में आया कि मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? जो i = j, जितना i उतना j, जितना i उतना j, जितना i उतना j. ये अगर से ऐसा है तो ये एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे अपन? मेन डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, तब इसी को क्या बोलेंगे अपन? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. आगे प्रिंसिपल डायगोनल समझने के बाद नेक्स्ट कांसेप्ट ऐसा है सातवीं प्रॉपर्टी. इसको बोलेंगे अपन ट्रायंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7. सातवीं प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे अपन ट्रायंगल प्रॉपर्टी ओनली. और एक है ट्रायंगुलर, इसलिए बार-बार वो मैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ ऑल द एलिमेंट्स above or below the diagonal of a determinant are 0, comma, then the value of determinant is the product of its main diagonal elements. न्याय समझ में? मतलब कैसा? एक डिटरमिनेंट है d is equal to ये अपन जनरल ले ली समझो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर से ये डिटरमिनेंट सबको मालूम है, this a11 a22 a33, these elements are called as the main diagonal or principal diagonal elements. अब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर से कोई भी डिटरमिनेंट में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, ये डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट मतलब ये 0 और ये 0, या फिर d is equal to एक और डिटरमिनेंट में ये डिटरमिनेंट a11 a12 a13 then 0 a22 a23 then 0 0 and then a33. ऐसा अगर से मतलब एक आधे डिटरमिनेंट में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट या फिर डायगोनल के दिस वन या फिर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, ये एलिमेंट्स अगर से 0 है, ये 3 एलिमेंट नीचे डायगोनल के और ये 3 एलिमेंट्स ऊपर, ये एलिमेंट्स अगर से 0 है तो उस समय इसकी जो वैल्यू आने वाली है डिटरमिनेंट को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा the value of that determinant is always equal to the product of its diagonal element. मतलब इसका प्रोडक्ट आएगा, मतलब कैसा आएगा? ये a11 a22 और कितना a33 लाइक दैट. इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपना वही आएगा a11 a22 a33. इट इज द प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इफ ऑल द एलिमेंट्स above the diagonal or below the diagonal of a determinant are 0, comma, then the value of determinant is equal to the product of its main diagonal elements. इसके एग्जांपल देखेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट लेंगे अपन, दिन से लेंगे का ना, मन से का ना, ओनली 2 3 4 0 0 0 and then -1 2 3 like that. तो यहाँ पे 2 और -1. ठीक, दिल से डिटरमिनेंट लेंगे. तो अभी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल्स या फिर प्रिंसिपल डायगोनल कौन से हैं? 2 3 4. क्यों? क्योंकि ये कौन से पोजीशन पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है a11 पर, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है a22 पर और 4 एलिमेंट का प्रेजेंट है a33 पर. तो ये एलिमेंट्स 2 3 4 these are said to be the diagonal element, main diagonal और principal diagonal elements of a determinant. अब इसके ऊपर के तीनों एलिमेंट 0 है, तो अब अगर से डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? ये हो 4 3 6 6 4 24
कि जो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट है उतना उसका आंसर आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी बोलती है। तो देखो इसको सॉल्व करके, सो व्हाट हैपेंस नाउ हियर 2 3 4 12 -1 * 0 -0। अगर से होशियार होंगे आप तो बाकी लेने की जरूरत है क्या, तो सेकंड एलिमेंट 0 है, 0 से अगर सब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, थर्ड एलिमेंट भी कितना है 0, लेने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो इससे सिर्फ कितना आएगा, 12 में से 0 गया कितना 12, 12 दूनी कितना 24, आंसर कितना है 24। 24 मतलब इसका क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कितना है 2 * 3 * 4, 2 3 6 6 4 24, वही आंसर है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल दोनों साथ में नहीं है, कंडीशन क्या है, एक तो ऊपर के या फिर नीचे के, कंडीशन बीच में और है, एंड नहीं है, और मतलब एक तो ऊपर या फिर नीचे के दोनों साथ में। तो ये अपने एग्जांपल दे रही है, the elements above the diagonal are 0 and then after solving the determinant we got the value 24, and 24 is nothing but it is the product of main diagonal elements 2 * 3 * 4, that is nothing but it is equal to 24 is there, so it is the property। उसी प्रकार से किसी को लेना है तो डिटरमिनेंट के नीचे के एलिमेंट्स को 0 लेके ऊपर कुछ तो लेके उसको सॉल्व करो, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ये प्रॉपर्टी का बोलना है। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट के साथ प्रॉपर्टी हमने अच्छे तरीके से देखी, जिसका 12th में यूज है प्रॉपर्टीज का। तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी 3 बाय प्रॉपर्टी 2 ऐसे डायरेक्ट आता है, तो उस टाइम पे समझ में आना चाहिए कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलो फिर अगली स्टेप में आएंगे हम। इसके प्रॉब्लम्स जो है, इसके कुछ ऑपरेशंस है प्रॉपर्टीज के, वो ऑपरेशंस अपन मैट्रिक्स के टाइम पे लेंगे 12th में, दोनों के सेम है ऑपरेशंस, इसलिए अभी जितना आता है अपना अपन उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वी प्रोसीड टू द प्रॉब्लम पार्ट ऑफ दैट वन। सो सी एंड नाउ द प्रॉब्लम पार्ट, वेरी सिंपल। क्वेश्चन कैसा आएगा, प्रॉपर्टी के कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, जैसा कि एक क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपांडिंग कॉमा इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्सपांडिंग जब आया, इसका मतलब है डिटरमिनेंट को एक्सपांड न करते हुए, डिटरमिनेंट को एक्सपांड न करते हुए इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। मतलब अपन कैसे करते हैं, कोई भी डिटरमिनेंट अगर से है d = दिस वन, ऐसा बड़ा डिटरमिनेंट अगर से है तो अपन डायरेक्ट उसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड मतलब क्या, पहले एलिमेंट एज ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड एलिमेंट माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, थर्ड एलिमेंट प्लस ये दोनों का, ऐसे नहीं करने का। विदाउट एक्सपांडिंग, जब भी वर्ड आएगा विदाउट एक्सपांडिंग, तो इसका मतलब है we have to use the properties, by using the properties we have to solve the determinant। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऐसा है कुछ, d = 2 then 3 4 8 4 5 6 8 and then 6x 9x and then 12x, ऐसा डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन पूछा विदाउट एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट को एक्सपांड नहीं करने का है और इसकी वैल्यू निकालने का है। मतलब विदाउट एक्सपांडिंग का मतलब we have to use the property in that one, by using the property। without expanding means by using the property। देखो कैसा, इसको एक्सपांड तो नहीं करने का है मगर फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का है। तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल। देखो जो दिमाग का दर्द काम है यहाँ पर। अब देखो प्रॉपर्टी का आपने कैसे यूज करना है यहाँ पे, पहले सबको केयरफुली देखो। R1 में कुछ भी नहीं कर सकते, R2 में भी कुछ नहीं कर सकते, R3 थोड़ा अपने काम का है। देखो R3 में देखो 6x 9x और 12x, 6x 9x और 12x, और अब अपने इसमें देखो R1 में 2 3 4 के फॉर्म में। तो अगर से मेरे यहाँ पे R3 में थोड़ा दिमाग तो लगेगा, मैथमेटिक्स तो दिमाग वाला वर्क काम है ना, और जिसका मैथ्स अच्छा है उसका फिजिक्स अच्छा ही रहने वाला है। जिसको नीट करना है उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, नीट करो या पीजी करो उसके लिए मैथ्स कंपलसरी है। मैथ्स अच्छा रहेगा तो उसका फिजिक्स अच्छा है, ये बात याद रखो। तो मैथ्स जो है ये ओवरऑलिंग का काम करता, अपने को मेडिकल तरफ जाने का है, अपने को मैथ्स से क्या करने का है, बिल्कुल नहीं। जितने बच्चे अभी तक गए हैं मेडिकल को 99% वो बच्चों का मैथमेटिक्स था 12, सिर्फ 1% में क्रॉप साइंस लेते गए होंगे, ठीक है। तो देखो
दिमाग का काम है थोड़ा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3। R3 से अगर मैंने 3x कॉमन निकाला तो मेरे को बोलो कैसा मिलेगा, b इज इक्वल टू, यू हैव टेकन 3x कॉमन फ्रॉम R3, तो 3x बाहर निकल गया, क्या बचा देखो 2 3 4 5 6 8 एंड यू हैव टेकन 3x कॉमन फ्रॉम R3। R3 में से 3x कॉमन निकला, तो यहाँ से अगर से 3x कॉमन निकला तो यहाँ कितना बचा होगा 2, 2 into 3 6x, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 into 3 9x, यहाँ पे कितना बचा अब 4 into 3 12x। ये यूज करने से कंसेप्ट अब देखो, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखो पहली रो में 2 3 4 और तीसरी रो में 2 3 4, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो यूज होगा ना कि यहाँ पे R1 और R3 के एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम या फिर आइडेंटिकल है। तो मैं यहाँ पे बिंदास ऐसे यहाँ पे हम ये वैल्यू हो गई 3x into 0 that is equal to 0। Why? Because here see now यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, since R1 is identical with R3 by प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बोले थे अपने कि कोई भी डिटरमिनेंट का दो रोज या फिर दो कॉलम, या फिर बोले दो रोज या म्हणजे यानी और, तो यहाँ पे दो रोज सेम है, एक R1 और R3 दोनों क्या है सेम है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनटू 3x एज इट इज, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0। क्यों, तो बाजू में रीजन लिखे अपन ने, इसलिए कि यहाँ पर R1 के एलिमेंट और R3 के एलिमेंट कैसे हैं, आइडेंटिकल है यानी सेम। तो सामने के समझ में आ जाएगा, ये दोनों सेम होने की वजह से यहाँ पे जो बच्चे ने इसकी वैल्यू क्या लिख दिया 0 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, और 3x into 0 is equal to कितना आ गया 0। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है विदाउट एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट, मतलब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी यू हैव टू सॉल्व द डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे एक्सपांशन हुआ क्या, नहीं, खाली थोड़ा दिमाग लगता है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा अच्छे से यूज आ गया, तो आप इजीली इतना बड़ा भी एक्सपांड करने की जरूरत नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन एग्जांपल फ्रॉम द मिसनेस, सेम टाइप का एक्सप्लेन दे रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ऐसा है कि समझो, चलो एक क्वेश्चन ऐसा है कि विदाउट एक्सपांडिंग डिटरमिनेंट सॉल्व दिस वन, ये इसको सॉल्व करके बताओ। तो डिटरमिनेंट ऐसा है यहाँ पर t इज इक्वल टू, ये समझ में आया सबके, एकदम सिंपल था। इसमें से क्या करें अपन, R1 R2 को एज इट इज रखने के बाद R3 के एलिमेंट में से 3x कॉमन निकाले। अब यहाँ पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो 3x है ना, 3x कॉमन निकाले अपन ऊपर डिक्लेयर करें, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3 में से 3x कॉमन निकला, ये डिक्लेयर करें। देखिए 3x जो बाहर आया ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये 3x इसके भी मल्टीप्लिकेशन में, इसके भी और इसके भी और इसके भी, ऐसा है। तो अपन ऊपर ही डिक्लेयर करें कि ये जो 3x निकाल रहे, ये कहां से कॉमन निकाल रहे अपन, R3 से। तो ये 3x में सिर्फ किसका हाफ लेने अधिकार होगा, सिर्फ R3 का, मतलब सिर्फ R3 के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा नहीं, ऐसा होता ना जनरली कि डिटर इसके बाहर अगर से कुछ नंबर से x + y, तो ये दो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता, दो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अपन ने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, डिटरमिनेंट की खास प्रॉपर्टी है कि नंबर में अगर से कदा बाहर आ, तो ये नंबर सबके मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगा। ऊपर अपन ने डिक्लेयर करके आया कि ये सिर्फ R3 से कॉमन निकला, इसका मतलब सिर्फ R3 के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, R1 और R2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे केस में अपन जब मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे ना, तो मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट एक आधा बाहर है 3x, तो वो हर एक के मल्टीप्लिकेशन में रहता है, हर नंबर के, इसके भी इसके भी इसके भी। मगर यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि डिटरमिनेंट में अगर से एलिमेंट बाहर भी आता है, तो जहां पे अपन ने बोला है सिर्फ वो उसी के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, सबके मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स के टाइम पे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है 3x कॉमन फ्रॉम R3, तो R3 में से 3x कॉमन निकला, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 4 3 12।
और ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू 0। उसी पे एक क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कभी ऐसा आ गया, समझो पहले क्वेश्चन ऐसा आ गया कि विदाउट एक्सपांड डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट ऐसे दे दिया अपने पास b इज इक्वल टू 2 3 5 then 400 600 1000 and then 48 47 80। तो प्रॉपर्टी का यूज कितना जरूरी है तो देखो, अब अगर से विदाउट एक्सपांडिंग इसने पूछता था, खाली बोलता था इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, तो कितना हार्ड काम हो जाता था। देखो ना, 2 600 into 18 इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस 47 into 1000 इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर -3 ये दोनों का, फिर ये दोनों का प्लस 1, कितना नंबर, कितना मल्टीप्लिकेशन, कितना काम बढ़ जाता था। प्रॉपर्टीज से ये काम कितना कम में हो गया, और देखो अपन डायरेक्ट इसको, फिर उसको सॉल्व करने के बाद प्रॉपर्टीज से सॉल्व करो या फिर एक्सपांड करो, आंसर सेम आएगा। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा, विदाउट एक्सपांडिंग, तो अपने को एक्सपांड नहीं करने का, प्रॉपर्टी का यूज करने का। तो कैसा, तब समझ में आएगा हमें क्या करना पड़ेगा। ये भी काम करेंगे अपने और ये भी काम करेंगे। बड़ा जो है R2 है, अब R2 में कुछ कर सकते हैं। हाँ, R2 में से क्या करेंगे तो कुछ सेम हो जाएगा, 400 600 और 1000। क्या करो, टेकिंग बाय टेकिंग 200 कॉमन फ्रॉम, कहां से, R2 में से कॉमन निकाला, तो क्या मिलेगा देखो, बाय टेकिंग 200 कॉमन, कहां से, फ्रॉम R2 से, R2 से 200 कॉमन निकाले अपन ने, तो ये देखो 200 बाहर आ गया, R1 एज इट इज और R3 एज इट इज, ये दोनों एज इट इज। कहां से कॉमन निकला 200, R2 से, तो R2 कैसा हो गया, देखो R2 का फॉर्म 200 कॉमन निकला तो ये हो गया 2 into 200 400, यहाँ कितना मिला 3 into 200 600, यहाँ पे कितना 5 into 200 that is 1000। अब देखो, अब क्या समझ में आया यहाँ पर, ओके, अब क्या समझ में आया बोलो यहाँ पर, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे R1 और R2 दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 200 मल्टीप्लाई बाय कितना, इसकी पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, 0। क्यों, तो बीच में रीजन ऐसा है कि R1 जो है आइडेंटिकल है, किसके आइडेंटिकल है, R2 के। R1 इज आइडेंटिकल विद R2, तो दोनों क्या है, सेम है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या आ गई, डिटरमिनेंट की 0, और 200 into 0, तो टोटल आंसर विल बी दैट इज इक्वल टू 0। So this is the method while expanding, without expanding the determinant, you have to solve the determinant। determinant को expand न करते हुए भी हम उसको प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमेशा ऐसा नहीं आएगा कि बाय टेकिंग कॉमन इसमें से, बाय टेकिंग कॉमन C1 में से C2 में से, ऐसा नहीं। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग में लिखेंगे, वही बोला ना, मैथमेटिक्स से दिमाग फ्लो करना, इसके बाद दिमाग में उसको इंटरेस्ट आएगा। आप समझो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आया, तो तब भी अपना दिमाग होना चाहिए कि अपन उसको विदाउट एक्सपांडिंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर 9 टाइप के बता समझ में आना चाहिए। देखो या तो कोई तो तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा है, समझो फॉर एग्जांपल, समझो क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये मैंने इससे पहले भी बताया था, दिस वन, ये है इक्वल का साइन, और ये अगर से 3 अगर से रहेंगे ना, तो ये किसके लिए रहता मालूम है, ये हो गया कि इक्वल यानी 2, और 3 का मतलब होता लॉजिकली इक्वल, और लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। 2 मींस इक्वल और 3 मींस लॉजिकली इक्विवेलेंट और लॉजिकली इक्वल। ओके, चलो आगे तरफ जाएंगे हम, विदाउट एनी टाइम पास। तो अगला कुछ ऐसा है, समझो फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट ऐसा है कि d is equal to 101 102 103, then afterward 106 107 108
and then 1 2 3 it is the determinant. तो अगर हम एक्सपांड करेंगे तो इट इज वेरी टीडियस जॉब है ना. एक्सपांड तो हो जाएगा मगर टाइम ज्यादा लगेगा. मल्टीप्लिकेशन आपको को अच्छे से आना चाहिए. फिर आप ऊपर से प्लस माइनस में फर्क आ गया तो खेल खत्म. तो इस टाइप के बड़े डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज का यूज होता. आप प्रॉपर्टीज सिंपल नहीं है पहले के वैसा कि बाबा टेकिंग कॉमन भी बना. कॉमन भी नहीं ले सकते आप. मल्टीप्लिकेशन तो पहले मैं थोड़े ऑपरेशंस बोला था. ऑपरेशंस से इसको सॉल्व करेंगे. ऑपरेशन मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहला ऑपरेशन ऐसा है. R1 इंटरचेंजेस विद R2. ये जो सिंबल है ना इसका मतलब होता है इंटरचेंज. इंटरचेंज का मतलब R1 की जगह R2 आ गया और R2 की जगह R1 आ गया. दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंज. जैसे कि ये दोनों भी इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक 106 ऊपर आ जाएगा, 101 ऊपर, 102 नीचे, 107 ऊपर, 103 नीचे, 108 ऊपर. इसको बोलेंगे इंटरचेंज. ओके सो सी नो व्हाट हैपेंस व्हेन ये प्रॉपर्टी के बाद ये अभी समझो मेरे को फॉर एग्जांपल R1 में चेंज करने का है तो मैं चेंज के वास्ते सिंगल एरो आता. जिसमें चेंज है वो सिंगल एरो और मैंने लिखा समझो R1 प्लस R2. इसका मतलब क्या, R1 में चेंज और वो चेंज कैसा R1 प्लस R2 करने के बाद मतलब दोनों की एडिशन. उसी प्रकार से कॉलम में समझो मेरे को कॉलम 2 में चेंज करने का है तो चेंज कॉलम 2 में और मैंने समझो कर दिया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1. इसका मतलब चेंज कॉलम में है 2 में है और वो चेंज कैसा है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1. मतलब कॉलम 2 के एलिमेंट में से कॉलम 1 के एलिमेंट क्या करेंगे अपन माइनस. तो ये इसके ऑपरेशंस के टूल्स हैं. इसका मीनिंग ऐसा होता है जब भी ऑपरेशन लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे. ये भी ऐसे भी कर सकते हैं. समझो फॉर एग्जांपल R3 में चेंज है तो कैसा R3 माइनस 2R2. ये ऑपरेशन के मीनिंग क्या हो गया बोलो, चेंज R3 में है और वो चेंज कैसा है R3 में से हमने माइनस करें. कैसे माइनस करें, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके एलिमेंट माइनस करें. देखो अभी इसका यूज पता था कैसे यूज है. इसका यूज इसमें देखो तो दो सेम करने के लिए देखो यहां पे ये सॉल्व आ रहा है कि ये देखो 101 106 1. ठीक है इसमें तो कुछ नहीं कर सकते पर इसमें कर सकते. देखो कैसा, देखो दिमाग लगाओ 102 17 और ये देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 को जरा देखो कैसा हम इसमें दिमाग लगा के इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं. दिमाग का दिमाग मैथमेटिक्स. देखो सबसे पहले ऑपरेशन यूज करेंगे 103 ये मतलब C3 में से C2 माइनस करो तो क्या मिलता है 103 में से 102 गया कितना मिला यहाँ पे 1. 108 में से 107 गया ये कितना मिलेगा 1 और 3 में से 2 गया ये कितना मिला 1. तो यहाँ पे एलिमेंट कितना है बोलो 1 1 1. ठीक है अब C2 की तरफ जाओ. C2 की तरफ देखेंगे तो C2 माइनस C1 करो कितना मिलता है 102 माइनस 101. यहाँ पे कितना आ गया 1. 107 में से 106 गया 1 और 2 में से 1 गया कितना आया 1. तो यहाँ पे भी 1 1 1 और यहाँ पे भी 1 1 1. तो C2 और C3 क्या हो गए आइडेंटिकल. इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 0. तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने के काम है कि मेरे को पहले ये दिमाग में आया कि यहाँ पे 102 में से 101 गया तो 1 बचता, यहाँ पे 1 बचता और 2 में से गया तो 1 बचता. उसके बाद इसमें से 1 माइनस करें इसमें से 1 माइनस करें तो इसमें से भी 1 1 बचता. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पहले बच्चे करेंगे 102 में से 101 माइनस करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा. मगर बाद में 103 में से 1 गया तो 102 रहेगा ये चेंज हो जाएगा. इसलिए पहले शुरू कैसा ऑपरेशन करना पड़ेगा C3 में पहले इसका काम करना पड़ेगा फिर बाद में ये ऑपरेशन लेना पड़ेगा. तो पहला ऑपरेशन क्या है हम चेंज करने है C3 जो मैं टूल्स बताया उसका यूज देखो. चेंज है C3 में मतलब सिंगल एरो
डबल एरर का मतलब इंटरचेंज और सारी सिंगल चेंज। C3 में चेंज C3 माइनस C2, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो D क्या मिलेगा, नया डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, देखो चेंज है C3 में, तो C1 और C2 एज इट इज, C1 और C2 एज इट इज। चेंज क्या में है, C3 में। तो लो चेंज कैसा है, C3 में से C2 के लिमिट माइनस, 103 में से 102 गया 1, 108 में से 107 गया 1, और 3 में से 2 गया, कितना मिला 1। ये होगा पहला ऑपरेशन, ये हो गया पहला ऑपरेशन। C3 माइनस C2 करने से 1 1 1 आ गया। अब आप दिमाग चला सकते हैं, C2 को कैसे C1 में से माइनस करेंगे हम, चेंज इन C2 ऑपरेशन बोलो, चेंज कहां में है, C2 में, और वो चेंज कैसा है, C2 के एलिमेंट्स C1 में से क्या कर रहे हैं अपन, माइनस। तो माइनस करने के बाद ये ऑपरेशन ऐसा आएगा क्या, देखो तो ऑपरेशन क्या हो गया, D इज इक्वल टू, बोलो कैसा आ गया, चेंज कहां में, क्या में है, C2 में, इसका मतलब C1 और C3 एज इट इज, C1 C3 एज इट इज, ऑपरेशन C2 में है, मतलब ऑपरेशन 102 में से 101 गया 1, 107 में से 106 गया 1, और 2 में से 1 गया 1। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आया, 1 1 1 1 1 1, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में इसकी वैल्यू कितनी, 0। क्यों, रीजन क्या है, C2 इज आइडेंटिकल विद C3, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इतना बड़ा डिटरमिनेंट का सिर्फ मैंने 2 स्टेप में सॉल्व करा, किसका यूज करके, दिमाग का यूज करके, ब्रेन का यूज करके, या फिर प्रॉपर्टी का यूज करके। इतना सिंपल काम है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज का एडवांटेज ये है कि कितना भी बड़ा डिटरमिनेंट है तो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हमने, तो पहला ऑपरेशन कैसा हो गया, C3 में चेंज था C3 माइनस C2, तो